नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ मेहमान आ चुके हैं हमारे सेट पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन साहब, समीर चौगांवकर साहब और प्रोफेसर संगीत रागी पहुंच रहे होंगे अपने टाइम पर। चलिए साहब, आज की खबरों की शुरुआत, बहुत सारी खबरें व्यूअर्स आज आपके लिए। आज तो डल हो गया, तो 40 मिनट पहले आ गए थे ना, तो थोड़ा कॉम्पनसेट कर रहे हैं। व्यूअर्स देखिए खबरें, पहले मैं आज शुरुआत हम करेंगे बनारस से। बनारस में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल चुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच में थे। उसी तरीके से उन्होंने वैसे मंदिर में जाकर पूजा की, गंगा आरती में सम्मिलित हुए। वो सारी तस्वीरें जो हैं आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। अब यूं तो जाना उनका वैसे कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। जो उन्होंने कहा पहली नजर में आप उसको सुनेंगे तो वो भी आपको कुछ बहुत उसमें नई बात नहीं लगेगी। भाई चुनाव 4 जून को नतीजे आ गए, आज इतने दिन हो चुके हैं। क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी वासियों, मैं आपका आभार जताता हूं, आपने मुझे तीसरी बार चुना और आपने सिर्फ एक सांसद नहीं चुना, आपने देश का प्रधानमंत्री चुना है और वो भी लगातार तीसरी बार। फिर उन्होंने कहा कि ये दुनिया में जितने लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी देशों में ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई सरकार लगातार 3 बार चुनी गई हो। यह बात उनके फैक्ट के पैमाने पर सच है। अब प्रधानमंत्री इस बात को बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, एनडीए की बैठक हुई थी, उसमें जो उनका भाषण हुआ, फिर वो जब शपथ ग्रहण के लिए जब अपनी सरकार बनाने का न्योता देने के लिए राष्ट्रपति भवन गए, फिर बाहर निकलकर उन्होंने जो बात कही, वहां पर उन्होंने जो कहा, और अब यहां पर जो प्रधानमंत्री का सार्वजनिक भाषण हुआ, हर बात में वो एक बार रेखांकित कर रहे हैं क्या कि ये जीत बहुत बड़ी है। जो 4 जून को जो सबको ही लगा था कि 240 रह गए, भाजपा के नंबर कम रह गए, बात तो 400 पार की थी, उस वक्त शायद ये बात सच है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी आकर के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो बात छोटी पड़ गई थी। चर्चा ये होने लगी, अरे 400 नहीं आए, 400 नहीं आए, 240 रह गए। लेकिन उसके बाद से लगातार ये बात अब सबको ध्यान में आने लगी है कि तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री का भारत में बनना, चुन करके आना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि वो 240 धुल जाए और यह बात लोगों के जहन में रहे कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। और एक बात कहें तो ये सच भी, ये है भी। अब मोदी जी का बनारस में जो जीत का मार्जिन था वो क्यों कम हो गया, उत्तर प्रदेश में वो 30-35 सीटें क्यों हार गए, हरियाणा में क्यों नुकसान हो गया, इस बात की तो सब लोग विवेचना जो है लगातार कर ही रहे हैं। अब तो बहुत से राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो अब तो नई चुनौती जो है वो सामने आकर के खड़ी हो गई है। लेकिन आज पहली बात हम चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि यह बहुत बड़ी बात हुई है हिंदुस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री के अंदर कि कोई व्यक्ति तीसरी बार लगातार चुन करके प्रधानमंत्री बना हो। सीटों को आप भूल जाइए। तो मैं इसमें आपको पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरीके से काशी में यह बात कही वो मैं सुनवाता हूं, उसके बाद फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने में, आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोले थे कल बनारस में। इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। और प्रधानमंत्री को आपने सुना। रागी जी भी आ गए हैं सेट पर। रागी जी बहुत स्वागत आपको। मैंने कुछ नहीं कहा था, इन्होंने कहा था प्रोग्राम की शुरुआत में कि कल 40 मिनट नहीं, कल तो उत्साह की वजह थी ना, तो मैंने यही कहा था और क्या कहा। अब जो प्रधानमंत्री ने बातें कही, एक दो बातें सर मेरे मन में एक विचार मेरे मन में आया और मुझे अभी ऑफिस दफ्तर आते आते एक फोन आया। सुनिएगा जरा फोन जिनका आया वो उन्होंने बताया कि मेरा जन्म जो है 1937 में हुआ था। अब आप आयु का हिसाब लगा लीजिए। उन्होंने कहा मैंने पहला वोट जनसंघ को दिया था
और उन्होंने कहा मेरा पूरा परिवार भाजपा को वोट देता है और हम सब बड़े दुखी हैं जिस तरीके से इस बार नतीजे आए चुनाव के। अभी की बात बता रहा हूं आपको, अभी से 15 मिनट पहले मेरे को फोन आया, मैंने कहा, और वो बात करना चाह रहे थे कि मैं प्रोग्राम में आ ही रहा था तो जल्दी में भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बात आपके पास 2 मिनट है तो मेरी बात सुनिए। मैंने कहा प्लीज आप अपनी बात कहिए। उन्होंने कहा आप लोग रोज विश्लेषण करते हैं क्यों इस बार भारतीय जनता पार्टी को नंबर कम आए। मैंने कहा मैंने 3 वजह जो मेरी समझ में आई है, मैं इतने वर्षों से चुनाव देख रहा हूँ, पॉलिटिक्स हैंडल करता हूँ, पॉलिटिक्स सब देखता हूँ, और अब तो रिटायर्ड हूँ तो दिन भर यही सब करता हूँ। 3 वजह उन्होंने कहा पहली बात तो ये, इन्होंने जो वाजपेयी साहब ने किया था इंडिया शाइनिंग, इस बार इन्होंने 400 पार का नारा देकर के वो काम कर दिया। सबको लगा कि 400 पार क्यों चाहिए, 400 पार क्यों चाहिए, और उसमें फिर विरोधियों ने आरक्षण वाला मामला फिट कर दिया कि संविधान बदल देंगे। बोली एक बात तो ये। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो मैंने नहीं सुनी थी, और उन्होंने कहा मैं परिवार से भाजपाई हूं, तो अब उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा देखिए मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि मोदी जी जो हैं मैं की भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं। बराबर है, ये बिल्कुल मैं मोदी की गारंटी, ये सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता। 2 बात है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि चुनाव के बीच में बीजेपी अध्यक्ष का यह कहना कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये बात आरएसएस वाले तो छोड़िए भाजपाइयों को भी बहुत बुरी लगी। तो मैं मानता हूं ये तीनों बातें बहुत बुरी थी। आपको जगह मिले तो इस पर आप चर्चा कीजिएगा, आपकी राय पहले इस पर। देखिए 87 वर्ष की उनकी उम्र है, तो जाहिर है कि मतलब लगभग हमसे तो 2 गुना हो गए, थोड़ा कम ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन लगभग 2 गुना हो गए। तो उनकी राजनीतिक समझ, राजनीतिक दृष्टि वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी है, और कम से कम उस पे 2 विषयों पे, जो पहला आपने बोला 400 पार का नारा, दूसरा आपने बोला ये जो आरएसएस वाली बात, तीसरा आरएसएस वाली बात जो नड्डा जी का साक्षात्कार, इन दोनों पर तो हम लोग खूब चर्चा कर चुके हैं और कहते हैं कि ये भी एक वजह है। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि जब 10 वर्ष की सरकार हो जाती है, और चूंकि मतलब अब मैं उन्हीं से मुखातिब हूं कि वो भी जरा सोच के बताएं कि 10 वर्ष की सरकार के बाद आप कितना भी काम किए हो भारत जैसे देश में, अपने परिवार में आप बड़ा अच्छा काम करते रहे हो, घर में बच्चों के लिए गाड़ियों की लाइन लगी हो, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, दून वेलहम में पढ़ते हो, दुनिया की जितनी सुख सुविधाएं हैं, साल में 2 बार छुट्टी पे यूरोप जाते हो, अमेरिका जाते हो, लेकिन एक समय के बाद वो उनको लगने लगता है कि ये सामान्य है। आपको उससे आगे कुछ बताना दिखाना ही पड़ता है, वरना लगता है कि अच्छा इस विरासत को आगे बढ़ाए क्या। तो 400 पार का नारा वही था। मैं उसको गलत बिल्कुल नहीं मानता हूं। ठीक है, कैंपेन को आपको बूस्टर डोज देना ही पड़ता है। हां, उसके साथ जो दूसरी चीजें करनी थी वो गड़बड़ हो सकती। नड्डा जी का साक्षात्कार किसी कीमत पर जायज नहीं था। अगर साक्षात्कार दे दिया था तो उस पर स्पष्टता आनी चाहिए थी, नहीं आया, उसने दुखी किया लोगों को, उसकी वजह से कोई चुनाव हारा जीता नहीं गया है। अच्छा, ठीक है। दुखी किया लोगों को, जो बैठा था, जो जाके वोट भी दे रहा है, कह रहा है यार बताइए कमाल है। नड्डा जी खुद ही संघी हैं, कह रहे हैं कि संघ की अब आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि ये सबको पता चला है। जो बीच वाला हिस्सा है कि मैं मोदी जी कहते हैं कि सब कुछ मैं करता हूं, इस देश में मेरा यह मानना है कि एक समय के बाद आपको एक ऐसी प्रतिमा, एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा व्यक्ति वो चाहिए होता है जिससे आप रिलेट करें कि एक आदमी तो है यार जो सैक्रेड है, पवित्र है, जिसके पीछे हम खड़े हो सकते हैं। लाख बहुत सी चीजें गड़बड़ हो, लेकिन ये आदमी यार ठीक है। और ये भारत की राजनीति में नहीं, दुनिया भर की राजनीति में देखा जाता है। हां, ये अच्छा हो कि कई बार सचमुच ज्यादा दिखने लगता है तो वहां नरेंद्र मोदी खुद रोकेंगे, तभी रुके, क्योंकि उनके नीचे वाले तो उनकी भी भक्ति में और जिसको कहें कि थोड़ा चरण वंदना में लगे होंगे, वो तो कुछ करेंगे। कई बार स्ट्रेटेजिक भी होता है क्या कि लेकिन मतलब मैं आगे कह रहा हूं, अब आप 19 का चुनाव याद कीजिए, मैं फिर से उन्हीं से मुखातिब हूं। जब आया कि चौकीदार चोर है, उन्होंने तुरंत लगाया मैं भी चौकीदार। अभी जो मैं भी चौकीदार था, ये पूरे जितने भाजपा के लोग थे उन सब ने लगाई थी। इस बार क्या किया गया, नरेंद्र मोदी के ऊपर जब हमला किया गया, तुम्हारा कौन है, तुम्हारे कौन, लालू यादव ने क्या कहा, मोदी का कौन सा परिवार, तब मोदी का परिवार आया। बहुत से लोगों ने उसको कहा कि हमने संघ परिवार सुना था, हमने हिंदू परिवार सुना था, भारतीय परिवार सुना था, ये मोदी का परिवार अच्छा नहीं है। लेकिन आप जब इलेक्शन कैंपेन के हिसाब से देखते हैं, इलेक्शन स्लोगनियरिंग के हिसाब से देखते हैं, तो परफेक्ट था। मैं नहीं मानता कि इनकी वजह से चुनाव हारे। आप कहते हैं आप भारत में लोग एक पर्सनैलिटी, एक आइकॉन को पसंद करते हैं, उसके बिना चल ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते। आप कहते हैं अरे मेरे दादाजी थे, अब पता चला 4 पीढ़ी बीत गई,
लेकिन बात दादाजी कर रहे हैं। कहे वो दादाजी थे, दरवाजे पे बैठते थे, क्या शानदार मजमा लगा करता था, वो होते थे सरपंच थे। अब सरपंच एक समय के लिहाज से कितनी बड़ी होगी, लेकिन लोग बताते हैं कि थे ऐसे। तो मुझे लगता है ये तीनों जो कारण हैं वो निश्चित तौर पर जो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि वो भाजपा के खुद हैं, तो उसको दुख देने वाला, कहीं कहीं परेशान करने वाला है। चुनाव के नतीजों पर इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा हुआ है, ये मैं कहता ही नहीं। चलिए, ये तो एक, क्योंकि आज वैसी चर्चा हुई, शुरू हुई मेरी बात, लेकिन अच्छी, बहुत अच्छे पॉइंट से आपने शुरू किया है। अब इस पर मैं एक दूसरी बात जोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी हमने तस्वीरें चलाई थी। कल जरा मोदी जी वाली, बनारस वाली तस्वीरें दोबारा स्क्रीन के ऊपर लीजिएगा। एक आइडिया सर और बातचीत करते हुए आया, ये प्रधानमंत्री ने फिर बनारस में वो जाते हैं, ऑब्वियसली कोई भी जाता है तो भाई दर्शन करने ही जाता है, पूजा करता है। आपको पिछले पॉइंट पर भी बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन अब मैं आ रहा हूं हिंदुत्व पे। मैं इस पर बोल लूं, इस तस्वीर पर नहीं, मोदी वाली बात पे आप उस पर कमेंट करना चाहते हैं, कीजिए, फिर मैं आता हूं। हाँ, देखिए, इसकी बड़ी चर्चा हुई थी और कई लोगों ने कहा भी था ये मोदी का परिवार क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी की बातों क्यों नहीं करते हैं, मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी। लेकिन मैं बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए होता क्या है कि इस देश में आइकन जो है ना वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आप एक भी चुनाव आप आजाद भारत में आप लेकर गए, नेहरू रहे तब, श्रीमती इंदिरा गांधी रही तब, अटल बिहारी वाजपेयी रहे तब, इस चुनाव को भी एक चीज तो है ना, मैं आज सोच रहा था कि पिछले 10 साल में विपक्ष एक भी करप्शन का आरोप नरेंद्र मोदी के पीछे चिपका नहीं पाया है। ये कोई और होता, अमित शाह जी के लिए बोल दिया जाता है उन्होंने अपने बेटे को रखवा दिया, राजनाथ जी अपने बेटे को ये कर दिए, फला आदमी ने अमुक आदमी को कर दिया, मोदी का क्या? तो ये मोदी का परिवार एक कॉन्टेक्स्ट से निकला था, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा, और उस कॉन्टेक्स्ट में एक मोमेंटम बना, इसमें कोई दो राय नहीं है, मोमेंटम बना। बहुत नाराजगी है, मैं ये जानता हूं, ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि इस बात से, इस नारे से बहुत लोगों को आपत्ति होगी। ये भी बात सही है कि जो नड्डा जी ने कहा कि बड़ा हो गया है, लेकिन उसको थोड़ा सा दूसरे परस्पेक्टिव में उसको रखने की आवश्यकता है। उनसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, और वो भारतीय जनता पार्टी से लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं वो दुखी किया। मैं उन आयातित व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं और जिनको आज भी पूछिए कि बाल स्वयंसेवक क्या होता है तो कहते हैं कि मैं जब घुटरनु चलत रेणुतन मंडित, जिस समय से हम अपना माँ काजल करती थी तब से मैं स्वयंसेवक हूँ, क्योंकि उनको बाल स्वयंसेवक की बात समझ में नहीं आती है कि वो क्या स्वयंसेवकत का मतलब। या संघ उम्र आपसे उनसे पूछेगा तो कह देंगे 59-60 साल साथ, जितनी उम्र पैदाइश की है उतना ही वो उम्र भी बोल देते हैं। ऐसे आयातित व्यक्तियों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भी संघ के अखाड़े पे रहा है, संघ के शाखा पर रहा है, संघ से किसी संगठन से, वो बहुत बुरा लगा है उसको। ठीक है। लेकिन जो हार का कारण है मुझे लगता है कहीं इसके इतर भी है, जिसे मैं बार बार ये कह रहा हूं, कई बार रोज फोन, कम से कम 10-20 कार्यकर्ता की उपेक्षा, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। ठीक है सर। और जो आयातित लोग हैं उनका जो महिमा मंडन, ये बात भी सर, ये पॉइंट मैं भूल गया था, ये बहुत बड़ा, जितने लोग आपने, उन्होंने ये भी पॉइंट कहा कि जितने लोग आपको जहां लगा आपने भर्ती कर लिए, सबको ले आया। ये दुरुस्त बात है। इसमें एक लाइन बस जोड़ दूं, मेरी इधर जितनी बात हुई, उत्तर प्रदेश में हम लोग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं, संविधान आरक्षण की बात करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब आप भाजपा कार्यकर्ता से बोलेंगे तो एक बात कहेगा, थाने में हम जाते हैं, हमारी सुनता नहीं। हाँ बिल्कुल, वो कहेगा हम सामान्य, अगर ठेका पट्टा वाला भी है, भाजपा से जुड़ा है तो उसको काम नहीं मिलेगा, बड़ी कंपनी लेके चली जाएगी। मतलब उसके अपने जीवन की जो चीजें, और ऐसा भी नहीं कि वो उससे नाराज होकर वो घर बैठ गया, उसने वोट दिया है। जो गए भी हैं वो वही हैं जो आए थे, और जिनको नहीं मिला 19 से 24 में वो चले गए। ये भी मैं कह रहा हूं, ये कोई अगर भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा आक्षेप कर दूं, बनारस में पिछली बार 2019 में 400 नुक्कड़ सभाएं हुई थी, 400 नुक्कड़ सभाएं हुई। मुझे कल किसी ने आकर के बताया कि इस बार कोई इसको देखने वाला नहीं था। हैरानी की बात है कि बड़े बड़े लोग वहां पर बैठे में, ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है। पिछली बार 400 बड़ी छोटी बड़ी नुक्कड़ सभाएं सब मान के बैठ गए, प्रधानमंत्री का चुनाव यहाँ क्या करने की जरूरत है। अब हाँ, मैं जो अब जो ये इससे दूसरी बात में करने वाला था कि हैट्रिक लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कोई शक नहीं, बहुत बड़ी जीत है, कोई शक नहीं, इतिहास रचा है, बिल्कुल सही। लेकिन हम सबके बीच में चर्चाएं हुई, इस बार जातिवाद चला, खूब चला, बिल्कुल जमकर चला। बिल्कुल। तो क्या हिंदुत्व की सेल बाय एक्सपायरी डेट क्या वो आ चुकी है? क्या अब हिंदुत्व एज अ पॉलिटिकल टूल अब
उतना इफेक्टिव नहीं रह गया जितना शायद आज से 5 साल पहले था। देखिए, अगर इस तरह से हम एनालाइज करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिखेगा, महाराष्ट्र का दिखेगा, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं मध्य प्रदेश का उदाहरण, जहाँ पे पूरी सीटें मिल गई। हम उत्तराखंड का एग्जाम्पल इग्नोर कर देते हैं, हम हिमाचल का एग्जाम्पल इग्नोर कर देते हैं, जहाँ पूरी 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 सीटें मिली हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा देश में इस जगह हिंदुत्व चला, इस जगह नहीं चला। कारण अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होंगे। जैसे अभी आप जो बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जैसे महिमा जो हम कह 400 सीटें और ये सब जो इंडिया शाइनिंग का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो एक सरकार जिसने काम किया होगा वो क्या और बात करेगी चुनाव में जाके? यही दिखाएगी ना कि हमने ये काम किए, यही दिखा सकती है ना सरकार। सरकार और क्या बोलेगी? हम ये बोल सकते हैं कि हम आगे ये करेंगे और हमने ये किया है। कोई आप चुनाव में लोगों के सामने अपनी जो है एक रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं। तो वो दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम मध्य प्रदेश में चलता है, ठीक है, उत्तरांचल में चलता है, हिमाचल में चलता है, बाकी जगह चलता है, बाकी मतलब ऐसा कहीं कि उत्तर प्रदेश में नहीं चलता और वहां नहीं चलता, ऐसा नहीं होता। देखिए, एक बात यह है कि संघ किस तरह से किसी चीज को देखता है, आरएसएस किस तरह से देखता है। आरएसएस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि एक व्यक्ति विशेष के प्रति या एक व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाया जाए। वो संगठन के नाम पे आगे कहता है, संगठन जो है उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये यहां तक ये बात सही है। लेकिन जब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सारा कुछ वोट पड़ा, जब विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हुए थे विधानसभा चुनाव जिसमें 3 उन्हीं के नाम पे वोट मांगे गए थे, वहां तो मुख्यमंत्री तक का नाम आगे नहीं किया गया था, तो उन्हीं के नाम पे वोट पड़ा ना, उन्हीं के नाम पे जीते भी वो चुनाव। तो ऐसे में ये मोदी की गारंटी वहां पे सब कुछ था कि मोदी जी का नाम आ गया, मोदी जी कर रहे हैं। तो ऐसा देखिए, अलग अलग फैक्टर्स रहे हैं इन चुनावों में। एक फैक्टर ये हो सकता है कि अगर आपने 400 सीटों का दावा दिया और लोगों को लगा ये तो जीत ही रहे हैं, अपने काडर को भी लगा ये जीत रहे हैं, तो वो थोड़ा सा निष्क्रिय हो गया। ये एक चीज। लेकिन हिंदुत्व आज भी एक बीजेपी है तो हिंदुत्व है, बिल्कुल है। बीजेपी का पूरा कैंपेन हिंदुत्व पर रहा है। प्रधानमंत्री ने एंड ऑफ द कैंपेन अगर हम देखें, उन्होंने कई बार चर्चा की, उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया कैंपेन को। उससे आपको लगता नहीं कि अब बीजेपी उससे डिगने या थोड़ा हटने वाली है या उसको सॉफ्ट करने वाली है? बीजेपी को अभी तक का सफर जो है वो हिंदुत्व नहीं कराया, तो ऐसे में कैसे हो जाएगा? ऑलराइट, ठीक, समीर जी। देखिए, मैं संघ को लेकर एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो कहा जा रहा है कि नड्डा जी का जो बयान आया, 4 चरण के वोटिंग तो हो चुकी थी, उसके बाद नड्डा जी का बयान आया है, 3 चरण का मतदान बाकी था, तो ये कारण नहीं कि सिर्फ नड्डा जी ने बयान देते ही संघ के सारे संशय नारे हो गए। देखिए, सीक्वेंस रहता है 2014 से लेकर अगर 2024 तक का आप टाइम देखोगे तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चली है, जिस तरीके से संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक जो सामंजस्य होना था वो कहीं नजर नहीं आया। 2014 के चुनाव जीतने के बाद एक बार मध्य प्रदेश भवन में भारतीय जनता पार्टी और संघ की समन्वय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी गए थे। क्या उसके बाद 2024 तक कभी प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा संघ के समन्वय समिति की बैठक ऐसी सार्वजनिक हुई है जहां चर्चा हुई हो? क्या ऐसी कोई कमेटी बैठी है कि संघ और भाजपा के नेता बैठकर चर्चा कर रहे हो? 10 साल के अंदर जो संघ और भाजपा के बीच में जो दूरी दिखने लगी थी जिस तरीके से, वह संघ के स्वयंसेवकों को समझ में आ रहा था। फर्क इतना है कि नड्डा जी ने सार्वजनिक रूप से बोल दिया, ऐसा नहीं कि नड्डा जी ने बोल दिया तो संघ को लगने लगा कि नहीं पार्टी का ये है। संघ मान रहा था इस बात को। फर्क इतना है कि सार्वजनिक रूप से उसके नड्डा जी ने खुल के बोल दिया, जबकि ये सच्चाई 10 साल से चली आ रही थी। इसमें कुछ नया नहीं था जिसके कारण संघ का स्वयंसेवक नाराज हो गया हो या भारतीय जनता पार्टी का कैडर नाराज हो गया हो। दूसरा बड़ा एक कारण रहा कि देखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि थी कि बहुत ईमानदार है, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल भेज देंगे। रॉबर्ट वाड्रा पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के चुनाव में हमला बोला था कि दामाद के भ्रष्टाचार पर चर्चा हुई थी, पूरे भ्रष्टाचार पर चर्चा हुई थी, तो जनता को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी जब इतने बहुमत से आ रहे हैं तो सारे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे और उनके ऊपर एक कार्रवाई होगी। लेकिन जब 10 साल का कार्यकाल जब देश की जनता देखती है तो उनको लगता है कि भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई तो कम हुई है, सारे भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए और जो पहले दूसरे दलों में थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। बिल्कुल बड़ी स्टेटमेंट है। और उसके बाद आप देखिए, अजित पवार आपके साथ उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नारायण राणे जिसके खिलाफ देवेंद्र फडणवीस विधानसभा महाराष्ट्र में चलने नहीं देते 15 दिन कि इतने भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहे, वह नारायण राणे को आप राज्यसभा भेजते हो, उनको कैबिनेट में मंत्री बनाया जाता है। ऐसे 50 उदाहरण देता हूं भारतीय राजनीति के कि 10 साल के अंदर भ्रष्टाचारी को लाके, चाहे वो विधानसभा में आपने मंत्री बनाया हो, चाहे केंद्र के अंदर मंत्री बनाया हो, या भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आपको जगह दी गई हो, तो कार्यकर्ता इससे हतोत्साह होता है। इससे बीजेपी का जो एंटी करप्शन पार्टी कहती है हमारी सारा जीवन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए बीता है, अब अगर भ्रष्टाचार को आप लोग आपने अपनी पार्टी में ले लिया। श्वेत पत्र जब आप लोकसभा में करप्शन पे रखते हैं तो अशोक चौहान के खिलाफ उसमें बातें की गई हैं।
तो आप उसी जिसके खिलाफ आप बात कर अब रहे हैं सवाल उसी है को कि आप क्या लेके- इन सब मुद्दों पर इन सब मुद्दों पर कोर्स करेक्शन होता है। देखिए कई बार क्या होता है, जब कोई शक्तिशाली आदमी होता है या संगठन होता है, कई अपेक्षित नतीजे नहीं मिलते या हार हो जाती है, क्योंकि इसको हम लोग टेक्निकली मतलब कोई हार कहेगा तो ठीक भी नहीं है, हार नहीं है ये तो, जीत तो है, जीते हैं चुनाव, लेकिन अपेक्षित नतीजे नहीं आए तो कई बार क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत नई सहजता से नहीं लिया जाता। आपने क्या नहीं, कोर्स देखिए- करेक्शन की जगह आप किरण चौधरी को हरियाणा में ले रहे हैं? नहीं ये कोर्स करेक्शन है। अब किरण चौधरी पर कम से कम कोई नहीं, करप्शन का पर आरोप बाहर नहीं के है। लोगों को ले रहे हैं ना, ले रहे हैं। दूसरी उस पर मैं आता हूं, विचारधारा अलग डिस्कशन का मुद्दा है। क्या भाजपा संघ जो भी आप कह लीजिए, सभी जगह जगह मीटिंगें चल रही हैं, कहीं कोई कोर्स करेक्शन दिख रहा है आपको? देखिए अभी तक तो मुझे कोर्स करेक्शन नहीं दिख रहा है। अच्छा। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि मैं बहुत हद तक समीर जी की बातों से, मूल्यांकन से सबसे सहमत हूँ। यहाँ पर जितनी भी बातें हुई बहुत स्पष्ट तरीके से बात की गई है। भ्रष्टाचार को लेकर के प्रधानमंत्री का जो नारा था उसमें बहुत एक वजन था, बहुत वजन था, और लोग मान करके चलते थे कि देखिए ये व्यक्ति ऐसा है जो सफाया कर देगा इन सब लोगों का। आप देखिए जो डीमोनेटाइजेशन आया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बड़े बड़े लोग जो थे, लगता था कि कुछ हो जाएगा, मैंने एक राइट्स हो सकता है, यहां तक बात कही जा रही थी, लेकिन जनता ने इसे सर आंखों पर उठाया, बहुत पसंद किया। अद्भुत पाया, क्योंकि उनको लगता था कि हाँ ये जो कैश इकट्ठा करके जो अपने घर में रखे हुए है पूरा भर भर के बोरी में, सबको प्रधानमंत्री मोदी ने सफाया किया। लेकिन जो ये बात अभी चली, आप जितने भ्रष्ट थे, अशोक चौहान हो चाहे जितने भी है, नाम गिनाते जाइए, प्रफुल्ल पटेल हो, किसकी बात की जाए, आप सब जब लाते हैं, देखिए आइडियोलॉजी की लड़ाई नेता नहीं लड़ता है। मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं और ये बहुत आपके दर्शकों के लिए कह रहा हूं, आइडियोलॉजी की लड़ाई आपका काडर लड़ता है, आपकी विचारधारा जमीन पर वही लड़ता है। सवालों का जवाब नेता नहीं देता है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला जाता है, वो तो टेलीविजन में एक बाइट आए और आप दे करके चले जाएंगे। वो कार्यकर्ता को समझना होता है। वो कार्यकर्ता दिन पर दातुन धोते हुए गांव में जब वो बाहर निकलता है ना, तब वो टोंट एक आदमी बगल के किनारे से करता है, हाँ भाई हो बीजेपी वाले, अरे अशोक चौहान को ले आए, यही बोलते हो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। अपने दातुन मंजन करने से लेकर के वो रात तक चौपाल पर जाकर के आपकी लड़ाई लड़ता है। आपने उस कार्यकर्ता के हाथ पैर तोड़ करके आपने बांध दिया, ओके, ठीक है, आपने उसके मुंह बंद कर दिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तरह समय हो जाएगा ब्रेक का, एक कमेंट हर्षवर्धन जी का जा जाए, फिर ब्रेक। नहीं देखिए, मतलब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि जो बातें कही जा रही हैं उसका सुधार होना चाहिए, और कोर्स करेक्शन एकदम से नहीं हो रहा है ये मैं थोड़ा सा नहीं मानता हूं, लेकिन उसकी गति बड़ी धीमी है, और जब धीमी गति होती है तो उसके रुक जाने का खतरा होता है। तो कोर्स करेक्शन शायद जो शुरू भी हुआ है वो जिस धीमी गति से हो रहा है, तो उसमें अभी अब हम मूल रूप से संगठन देखेंगे तो समझ में आएगा कितना कुछ हुआ। लेकिन अब जैसे उत्तर प्रदेश में कई लोग ये कहते हैं कि जब जो एक नाराजगी वाली सभाएं कही जा रही थी, राजपूत सभा हो रही थी, फलाना सभा हो रही थी, उस सब को भी समय से नहीं रोका जा सका। आप अलग अलग कारणों को गिनते हैं तो यह भी एक कारण आता है। जैसे उस दिन हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि जब अभी जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, कमाल के प्रशासक हैं, कमाल का काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, लेकिन उनका अपना कार्यकर्ता वो थाने में जाता है तो डरते डरते घुसता है। उनका अपना विधायक सांसद शायद उस तरह से नहीं घुस पाता, डरते डरते घुसता है। उसको कहते हैं कि नहीं ये हमारी ताकत है, हमने सब रोक दिया है। लेकिन वहीं दिखता है कि जो समाजवादी पार्टी का या दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से था। ये कहते हैं कम से कम विपक्ष में थे तो लड़ लेते थे, हम धरना प्रदर्शन कर लेते थे। आज इधर भी नहीं सुनी जाती है, उधर भी नहीं सुनी जाती।